नमस्कार दोस्तों, अब हम देखते हैं कि बिहार की सामान्य जानकारी जो पार्ट 3 है, जो बिहार का प पीवाईक्यू चल रहा है, उसका सीरीज़ का पार्ट 3 है, ठीक है? तो पहले हम देख लेते हैं बिहार। ऐसा माना जाता है कि जो बिहार में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, ठीक है? और प्राचीन काल में भी बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र यहाँ रहे हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि बिहार दिवस मनाया जाता है, जो कि 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। 1912 में आपका बंगाल को अलग कर दिया गया था, है ना? बंगाल से अलग कर दिया गया था बिहार को। और उसके बाद है राज्य की राजधानी पटना, जो कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र था। पुष्पुर, कुसुमपुर और अज़ीमाबाद अन्य नाम रहे हैं, ठीक है? इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। और उसी प्रकार ये 3 बढ़ा दीजिए, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड, और इसका उत्तरी अक्षांश है। और इसका पूर्वी देशांतर है 83 19 50 और 88 17 40, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं आगे है, बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो देश का 13वां है, ठीक है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई जो 483 किलोमीटर है, ठीक है? और कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो पूरे भारत में है वो 2.86% है, ठीक है? बिहार की राजधानी जो पटना है उसमें 9 जिले सट लगे हुए हैं: अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। और सबसे उत्तरी भाग में जो है वो पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी भाग में जो है गया है। और सबसे जिला जो है वो कैमूर है, और पूर्वी किशनगंज, ठीक है? आगे देख लेते हैं कि राज्य की जो जलवायु है मानसूनी प्रकार का है, ठीक है? और उसके बाद है कि सामान्य वर्षा होता है 1205 मिलीमीटर, और सर्वाधिक वर्षा जो होती है किशनगंज में। और न्यूनतम वर्षा जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जैसे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया, ठीक है? और सबसे गर्म स्थान गया है, और समुद्र तट से जो औसत दूरी 200 किलोमीटर, और समुद्र तल की औसत ऊंचाई आपका 173 फीट और 53 मीटर लगभग, ठीक है? राज्य की कुल जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार है वो 10,40,99,452 है, ठीक है? और देश का तीसरा सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार, ठीक है? उसके बाद राज्य में कुल पुरुष की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 5,42,78,157, और स्त्रियों की जनसंख्या जो है वो 4,58,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सेदारी है 8.6%, ठीक है? और जनसंख्या की दृष्टि से पहला बता दिए उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार, ठीक है? और दशकीय वृद्धि दर इसका जो है 25.42%, जो देश में छठा स्थान है। और जनघनत्व कितना है? 1106। जो देश में पहला स्थान है अगर राज्य की बात किया जाए, और अगर यूटी भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो दिल्ली सबसे पहला हो जाएगा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा पटना, जो लगभग 58,38,465 है। और शेखपुरा सबसे न्यूनतम हो जाएगा 6,36,342, ठीक है? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि सर्वाधिक दशक वृद्धि दर का हो गया मधेपुरा, ये क्वेश्चन आ चुका है। उसका है 31.12%, और सबसे कम दशक की वृद्धि दर जो है गोपालगंज का 19.02%। और सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो सबसे ज़्यादा शिवहर का 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है? और न्यूनतम जो जनघनत्व है वो कैमूर जो भभुआ कहते हैं उस लगभग 488 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो कहाँ का? पटना का है, लगभग 25,14,590। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वही शिवहर है, ठीक है? 28,116। उसके बाद देख लेते हैं कि कुल जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वो 88.171%, और जो शहरी जनसंख्या है वो 11.29%। उसके बाद देखते हैं इस शहरी आबादी का उच्चतम प्रतिशत कहाँ है? सबसे ज़्यादा पटना में है, ठीक है? 43.07%। और शहरी आबादी का जो न्यूनतम प्रतिशत वो समस्तीपुर 3.43%, ठीक है? और एससी जो है वो 15.9% है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। और सर्वाधिक जो एसटी है जनसंख्या वाला जो जिला है वो गया है, लगभग इसमें 13,34,351 है, ठीक है? और एसटी की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है वो गया ही है, 30.39%। उसके बाद देखते हैं कि जो न्यूनतम एससी का जनसंख्या वाला जिला है वो शिवहर है, लगभग 96,655। और न्यूनतम एससी की प्रतिशत वाला जो जिला हो जाएगा वो आपका किशनगंज हो जाएगा, 6.69%, ठीक है? उसके बाद आप देख लेते हैं कि जो कुल एसटी की जनसंख्या जो है, एसटी अनुसूचित जनजाति, वो 1.3% है। और सर्वाधिक जो एसटी है वाला जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, ठीक है? लगभग 2,50,046 है। उसी प्रकार जो न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, 318। उसके बाद देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला जो हो जाएगा आपका, क्योंकि पश्चिमी चंपारण में ज़्यादा जनसंख्या इसलिए 6.35% वहीं पे है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के न्यूनतम प्रतिशत वाले जिला, तो ये आपका 3 हो जाएगा: औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर, ठीक है? राज्य चीन में बोधि वृक्ष है, दो स्वस्तिकों के बीच में है। और आधिकारिक भाषा हिंदी है, और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू है, ठीक है? और राज्य की मछली है मांगुर, और राज्य का गीत है
मेरे भारत के कंठ हर, तुमको सत सत वंदन बिहार, ठीक है। और राजकीय प्रार्थना है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। लोक नृत्य है घोड़वा है, और छऊ है, लोंडा है, धोबिया है, झिझिया है, जरनी है, कर्मा है, डोमकच है। ये देखिए कर्मा और डोमकच आपका झारखंड में भी है, ठीक है। प्रमुख वन प्रकार है, पर्णपाती प्रकार का है, ठीक है। चलिए अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं, जो 68वीं पीपीसी में जा चुका है। तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में कौन सा खाद्य उद्योग हावी है? तो देखिए अनाज आधारित उद्योग है वो हावी है, क्योंकि यहाँ धान और गेहूँ और जो सीरियल्स टाइप का जो क्रॉप्स है उसका ज़्यादा उत्पादन होता है। देख लेते हैं जैसे चावल मिलर्स जैसे अनाज आधारित उद्योगों की उद्योग बिहार में कृषि आधारित उद्योग पर हावी है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसे पहला कि रोहतास में पायराइट का सबसे अधिक भंडार है। चूना पत्थर भभुआ मुंगेर रोहतास जिलों में पाया जाता है। सोने का भंडार जमुई में, हाल ही फिलहाल में सोने का भंडार जो देखा गया है जमुई में देखा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा किसके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए चूना पत्थर जो कैमूर भभुआ मोंगहियर रोहतास में पाया जाता है। अब्रक नवादा में, क्वार्टजाइट और सिलिका भागलपुर जमुई मोंगहियर और नालंदा। क्वार्टजाइट लखीसराय मोंगहियर और नालंदा। सॉपस्टोन स्टीटाइट मोंगहियर है। बॉक्साइट आपका मोंगहियर और रोहतास में। इसी प्रकार है कि जैसे चीनी मिट्टी हो जाएगा भागलपुर और मोंगियर। पेल्सपार गया जमुई मोंगियर। फायर क्ले भागलपुर पूर्णिया। सोना जमुई बता दिए, सोना जमुई पाया जाता है। एक से अधिक है इसका आंसर, क्योंकि लगभग सारा का सारा मैच कर रहा है ना। ग्रेनाइट हो गया भागलपुर गया जहानाबाद जमुई। और लोहे अयस्क जो हेमेटाइट प्रकार का है, दो प्रकार का होता है लोहे अयस्क, एक हेमेटाइट है एक मैग्नेटाइट। तो जो हेमेटाइट प्रकार का है वो भागलपुर में पाया जाता है, और जो मैग्नेटाइट प्रकार का वो गया और जमुई में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि सीसा जस्ता बांका रोहतास में पाया जाता है। पायराइट ये रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 34 नंबर, भागलपुर के से मिर्जा छेवकी की ओर जाने वाला रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्मापाली रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अम्मापाली रेलवे स्टेशन। तो अम्मापाली रेलवे स्टेशन भागलपुर से मिर्जा छावकी की ओर जाने वाला रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। यह पूर्वी रेलवे लाइन जोन के मालदा डिवीजन के अंतर्गत साहिबगंज लूप लाइन पर एक हाल्ट रेलवे स्टेशन है। और यह भारतीय राज्य बिहार के भागलपुर जिले के अम्मापाली के पकरिया राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के किनारे पर स्थित है, ठीक है। ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु के क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा CWG, ठीक है। देखिए कोपेन का वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार का जो जलवायु प्रकार है CWG है, ठीक है, के वर्गीकरण किया गया है। और WG दक्षिण भारत को कवर करता है और यूपी बिहार को नहीं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस स्थान पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कादिराबाद दरभंगा, ठीक है। देख लीजिए क्या है कि बिहार में पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कादिराबाद दरभंगा में बनाया गया है। दुनिया का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जापान के मध्य होन्सू में एची प्रांत पर में बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि दिवंगत अभिनेता कुमुदगल गांगुली, जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी भागलपुर, ठीक है। कुमुदगल गांगुली 13 अक्टूबर 1911 और 10 दिसंबर 2001, जिन्हें उनके मंच नाम अशोक कुमार और दादा मोनी के नाम से जाना जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठित दर्जा हासिल किया। उनका जन्म भागलपुर बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत और वर्तमान बिहार में एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही सेनापति था मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। तो एक देख लेते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है और कुतुबुद्दीन ऐबक ये दिल्ली और लाहौर के क्षेत्र के पास ही रह गया था, और जो पूर्वी क्षेत्र में गया था बख्तियार खिलजी, इन्होंने नालंदा क्षेत्र को पूरी तरह तहस नहस किया था, ठीक है। 1203 ईस्वी में आया था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि इब्न बख्तियार खिलजी बिहार पर बार बार हमले किए, और गढ़वालों के पतन के बाद मगध में केंद्रीय सत्ता का पतन हो गया, ठीक है। इस प्रकार मगध के विभिन्न सरदार आपस में सत्ता के लिए लड़ने लगे, और मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और किले पर कब्जा किया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे, ठीक है। तो भारतीय राज्यपाल का बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। वर्ष 1920 और 29 दिसंबर में बिहार और उड़ीसा का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था, और ये भारतीय है, ठीक है। वे वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्य बनने के वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह जो 1855
56 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें सिद्धू कान्हू, चांद भैरव थे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि 1857 के महान विद्रोह में 2 साल पहले 30 जून 1855 को 2 भाई सिद्धू कान्हू 10,000 संथालों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा किया। संथालों का विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथाओं और भारत में जमींदार प्रणाली को समाप्त करने की प्रतिक्रिया शुरू हुई, ठीक है। आगे देखते हैं कि बिहार में चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। ये 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है, जो री एग्जाम हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1798, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देख लीजिए कि जो बिहार का चोरी विद्रोह हुआ था 1798 में। तो ये कुछ और विद्रोह है, उसको देख लीजिए, जैसे हो और मुंडा विद्रोह 1820, ये चाईबासा के क्षेत्र में हुआ था, झारखंड के। 1827, 1899, 1900 और 1960 हो 1860, 1920, ठीक है। विद्रोह से जुड़े लोग जैसे राजा परहाट, स्वरूप, उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ नई भूमि राजस्व नीति, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कोल विद्रोह, जो 1831-32 में बुद्ध भगत, बिंद राय और सुरगा मुंडा, ठीक है। बिंद राय है, बिंद राय और सुरगा मुंडा, ठीक है। इसका जैसे कोल भूमि पर ब्रिटिश शासन के विस्तार और सिख और मुस्लिम किसानों जैसे बाहरी लोगों की उनकी भूमि का हस्तांतरण करने के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं भूमिज विद्रोह, जिसे संभवतः ये गंगा नारायण का विद्रोह भी बोला जाता है, ठीक है। ये विद्रोह जो इसका उद्देश्य था अंग्रेजों की भूमि राजस्व की नीति के खिलाफ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में एक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, इसमें और कुछ विद्रोह और है। इसका जो उद्देश्य था वो शोषक जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ था। सपाहोड विद्रोह जो 1870 में हुआ था, जैसे भगीरथ मांझी, लाल हेम्ब्रम, पाइका मुर्मू। इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं पर प्रतिबंध के खिलाफ था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में संबंधित लोग बिरसा मुंडा है। इसके प्रकृति 1865 में वन अधिनियम के कारण आदिवासी भूमि के अलगाव के खिलाफ था। उसके बाद देखते हैं ताना भगत, जो 1914 में हुआ था। उरांव के आंदोलन ने शुरू किया था। जातरा भगत मुख्य नेता थे, ठीक है। स्वरूप इसका था साहूकारों और ठेकेदारों के खिलाफ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि उड़ीसा को बिहार से किस वर्ष अलग कर दिया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936 में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि इसका 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को दोनों डिवीजन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 को याद रखिएगा कि बंगाल से अलग हो गया था बिहार और उड़ीसा, और फिर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया 1936 में, ठीक है। चूंकि बिहार और उड़ीसा जुड़े थे, इसलिए 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि किस आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, इस अवधि में जयप्रकाश नारायण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय रूप से भूमिगत काम किया, ठीक है। और ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में आज़ाद दस्ता, जिसको बोलते हैं, स्वतंत्रता ब्रिगेड का गठन किया। और कुछ महीनों बाद सितंबर 1943 में ट्रेन यात्रा के समय उन्हें पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया और सरदार नित्यानंद सिंह के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में पहला प्रशिक्षण शिविर नेपाल में स्थापित किया, जहाँ मधुबनी आज़ाद दस्ता का मुख्यालय स्थित था, ठीक है। तो ये मधुबनी में बनाया गया था। तो नेपाल का नीचे वाला जो क्षेत्र है वहीं पे बनाया गया था। अगला देख लेते हैं 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जिले से भाग निकले थे। इसका आंसर हो जाएगा दिवाली के समय 5 लोगों के साथ भाग निकले थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीपावली, ठीक है। जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ जेल से भागने की योजना बनाए। वे 1942 में दीपावली के अवसर पर भागने में सफल हो गए। जब कई गार्ड छुट्टी पर थे, यह साप्ताहिक भागने की घटना थी, जिसे साहसिक भागने की घटना थी, जिसे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बना दिया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि पहली बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजगृह। देख लिए 4 बौद्ध परिषद को हम देख लेते हैं और उनके संरक्षक कौन थे और अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था राजगृह में हुआ, सत्तापानी गुफा में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और संरक्षक अजातशत्रु। फिर उसके बाद देखते हैं 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सभाकवि और संरक्षक कालाशोक। और फिर 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तीस थे, इसके अध्यक्ष और संरक्षक थे अशोक। उसके बाद हम लोग जो चौथा जो 98 इस ईस्वी में हुआ था, वो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशुघोष और इसके संरक्षक कनिष्क थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद द्वारा बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजा जो अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था, जो जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, ठीक है। और बैठक राजगृह के सत्तापानी गुफा में हुआ था। और बौद्ध शिक्षाओं सुत और शिष्य मानदंडों के संरक्षण के लिए परिषद बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान बुद्ध शिक्षाओं के 3 पिटकों को विभाजित किया गया और बौद्ध आदेश के नियम ज़्यादातर विनय पिटक, जो भी नियम विनिमय है वो विनय पिटक में समाहित किया गया, ठीक है। और इसे उपाली ने इसे सुनाया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं
इस परिषद में आनंद ने सूत पिटक यानी बौद्ध की शिक्षाओं की रचना की, जबकि महाकश्यप ने विनय पिटक, ठीक है, महाकश्यप ने मठवासी सरिता की रचना किया था, ठीक है। तो आनंद ने उपाली ने सुनाया था, ठीक है। तो जो सूत पिटक की रचना आनंद ने किया था, ठीक है। महाकश्यप ने विनय पिटक की रचना किया था, ठीक है। और आनंद ने सूत पिटक का पाठ लिया और यह सिद्धांत और नैतिक विचारों और बौद्ध की शिक्षाओं का सबसे व्यापक संकलन प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि 46 नंबर क्वेश्चन में है कि बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, अभी बताएं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.8% है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पे है, ठीक है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा कोसी नदी को, ठीक है। कोसी एक सीमा पार नदी है, क्योंकि ये जो तिब्बत और नेपाल और भारत से होकर बहती है, ठीक है। इसका उद्गम तिब्बत में है, जिसमें दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी शामिल है। फिर यह गंगा के मैदानों में उभरने वाली नेपाल के एक बड़े हिस्से में बहा देती है, ठीक है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदी है, सोन कोसी, अरुण और तैमूर। हिमालय की तराई में काटे गए 10 किलोमीटर की कंठ के ठीक ऊपर एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि नदी भारत के उत्तर बिहार में प्रवेश करती है, जहाँ कटिहार जिले में कुर्सिला के पास गंगा में शामिल होने से पहले यह बितरिका में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो जो कटिहार जिले के कुर्सिला के पास जब गंगा में मिलने से पहले ये बंट जाता है, ठीक है, बितरिका डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाता है, ठीक है। कोसी भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद सबसे अधिक मात्रा में गाद और रेत लाती है, ठीक है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक बाढ़ में लगभग 21,000 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ कृषि भूमि का प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैमूर। देखिए, तेलहर कुंड जलप्रपात एक लोकप्रिय जलप्रपात है, जो बिहार के कैमूर जिला में पाया जाता है। यह जलप्रपात रोहतास पठार पर है, जो भभुआ में दुर्गावती नदी के करीब है, ठीक है। कुछ कुछ झरना और इसका वितरण देख लेते हैं। जैसे पहला हो गया कोकोलत झरना, जो बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। कोकोलत जो जलप्रपात है, वो नवादा में से लगभग 33 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद है करकट झरना। यह बिहार के कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ियों के पास स्थित है, ठीक है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य इसके निकट स्थित है। तो कैमूर जिले में है करकट झरना, ठीक है। क से कैमूर और क से करकट याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है तेल्हार झरना, यह कैमूर जिले में ही स्थित है, ठीक है, कैमूर जिले में। उसके बाद धुआं कुंड जलप्रपात, जैसे केन नदी पर है। ये धुआं कुंड झरने एक जोड़ा है, जो रोहतास जिले के सासाराम शहर में स्थित है। तो रोहतास जिले, तो धुआं कुंड रोहतास जिले के सासाराम शहर में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि माझार कुंड कर्मनासा नदी पर है, और यह रोहतास जिले के सासाराम के पास स्थित है। यह रक्षाबंधन मेले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो मझार कुंड जो कर्मनासा नदी पर है, ये रक्षाबंधन मेले के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। दुर्गावती जलप्रपात, बिहार का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये दुर्गावती जलप्रपात है। ये रोहतास जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सुवारा जलप्रपात, यह भी रोहतास में है। उसके बाद कैमूर जिले के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है। कैमूर वर्तमान जिला 1991 में शाहबाद जिले के पूर्व भभुआ उप विभाग से बना हुआ है। 1972 में रोहतास जिले से मिला दिया गया। यह बिहार का सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है। कैमूर का पश्चिमी बिंदु चांद भभुआ चंदौली मार्ग पर स्थित है, ठीक है। तो एक मार्ग है चांद भभुआ चंदौली, ठीक है। इसी मार्ग पर कैमूर का पश्चिमी बिंदु है। यह बिहार के बक्सर और रोहतास जिला और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली जिले से घिरा हुआ है। जिले से होकर बहने वाली प्रमुख नदियां कौन है, तो कैमूर में जो बहने वाली नदियां हैं, कर्मरासा नदी है, दुर्गावती है और कुदरा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं इसके इतिहास के कुछ बारे में। तो पहला है कि कैमूर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध और गुप्त शासकों का हिस्सा था, ठीक है। मगध और गुप्त शासकों का हिस्सा था। बाद में इस पर कन्नौज के हर्षवर्धन सेना, पाल और गौड़ राजाओं का शासन रहा। यह दिल्ली सल्तनत के शेरशाह का हिस्सा था और बाद में यह मुगलों के अधीन रहा। कैमूर ने कंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह भी देखा गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या की प्रोफाइल में। जनसंख्या 16,26,384 है। जनगणना तो 488, सबसे कम इसी का कैमूर का है, और सबसे ज़्यादा शिवहर, ठीक है। लिंग अनुपात हो गया 920 प्रति हज़ार पुरुष पे, और साक्षरता 69.3%, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बिहार में एशिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की ऑक्सबो झील कौन सी है, ठीक है। तो ऑक्सबो झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंवर झील, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि सागर पोखर पश्चिमी चंपारण जिले में पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में स्थित तालाब है, और बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण छठ के दौरान तालाबों का आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसके बाद है कंवर झील।
तो कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में मंझोला गांव में स्थित है। यह झील कुल क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। कांवर झील का निर्माण गंडक नदी के जल से बहता हुआ जैसे हुआ था। और ठंड के दिनों में इस झील में रहने के लिए मध्य एशिया से 60 से अधिक प्रजाति के पक्षी आते हैं। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर दोनों महीनों में साइबेरियन पक्षी भी दिखाई देते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर यह झील पक्षियों के निवास के लिए प्रसिद्ध है और यह भारतीय और विदेशी विदेशी दोनों तरह की पक्षियों लगभग 106 प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद तो मुचलिंडा झील है, बिहार के बोध गया शहर में स्थित है। इस झील का पर बुद्ध ध्यान किया करते थे और भगवान बुद्ध की मूर्ति झील के बीच में स्थित है और ध्यान मुद्रा में दिखाई गई है। ठीक है, संक्षेप में यह वनस्पति से घिरा हुआ एक सुंदर तालाब है। तो मुचलिंडा झील याद रखिएगा। ठीक है, इसके बीचों बीच भगवान बुद्ध को ध्यान मुद्रा में करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद तो घोड़ा कटोरा झील, यह झील बिहार के नालंदा जिले में नालंदा जिले के राजगीर के पास स्थित है और पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह विश्व शांति पेगोडा में बगल में स्थित है। यह हरे भरे परिदृश्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है कुशेश्वर स्थान झील। ठीक है, यह दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है। 1972 में कुशेश्वर झील को पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। इसका आकार 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। बरसात के मौसम में होने वाली भारी वर्षा के कारण इसका क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है और इस झील को कमला करे आदि झीलों के से पानी मिलता है और यह मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ मछली उत्पादन भी होता है। और सर्दियों के दौरान पेलिसिया, डामाटिया और साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षी कुशेश्वर झील में रुकते हैं। ठीक है, उसके बाद है गोगा बिल झील। ठीक है, तो देखिए कि यह कटिहार जिले के यह कुल 218 एकड़ में फैला हुआ है। यह बिहार के सबसे बड़े वेटलैंड में से एक है और भारी बारिश या बाढ़ के कारण जल स्तर बढ़ने पर यह गंगा और महानंदा नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ जाता है और ये पक्षियों, पालतू जानवरों और जलीय स्थलीय प्रजातियों के लिए अभ्यारण्य के रूप में कार्य करता है। साइबेरियन क्षेत्र और कैस्पियन सागर के लगभग 300 प्रवासी पक्षियों सर्दियों और मानसून में यहाँ आते हैं। उसके बाद है अनुपम झील। ठीक है, तो अनुपम झील देख लीजिए कि अनुपम झील एक प्राकृतिक झील है जो बिहार के कैमूर क्षेत्र में पाई जा सकती है। यह एक खूबसूरत तस्वीर है क्योंकि झील के क्रिस्टल से साफ पानी आसपास की वनस्पति को दर्शाता है। जो लोग आउटडोर और फोटोग्राफी आनंद लेते हैं उनके लिए झील आदर्श स्थान है क्योंकि इससे शांत सुंदरता तो कैद करने के लिए अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद है मत्स्यगंधा झील। ठीक है, उत्तरी बिहार के मत्स्यगंधा झील नामक मानव निर्मित झील है। ये मानव निर्मित है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मानव निर्मित है जो कि सहरसा जिले में जिले के सतरकेटिया प्रखंड में। ठीक है, उसके बाद खड़गपुर झील, तो बिहार राज्य के दरभंगा जिले के कुशेश्वर में स्थित इस झील को कुशेश्वर स्थान झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस झील में पक्षियों के आवास के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में बड़ी संख्या में पक्षियों का घर है, इसलिए इस झील को 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं घोघा झील। तो घोघा झील कटिहार के मनिहारी में स्थित है। इस झील के मुख्य रूप से भारत के पक्षी देखे जाते हैं। इस झील में प्रवासी पक्षियों का आना बहुत कम है। साथ ही इस झील के बिहार के लोगों को बहुत लोकप्रिय नहीं है। घोघा झील के आसपास में कई छोटे छोटे झीलें हैं और बाढ़ के कारण एक हो जाती है इस झील का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि जगतपुर झील ये भागलपुर में स्थित है और सिमरी बख्तियारपुर झील ये सहरसा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर आगे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन से अगला सीरीज में देखेंगे। धन्यवाद।